हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हायर परचेज सिस्टम की बात करने वाले हैं। और ये क्लास नंबर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्लास नंबर हम लोगों की 6 मतलब कि 4 नंबर क्लास की हम लोग बात करने वाले हैं। 4 नंबर की क्लास हम लोगों की हुई है। अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी तक हम लोगों ने 3 क्लासों को किया हुआ है। पहली क्लास में अगर हम लोग बात करते हैं तो पहली क्लास में हम लोगों ने रॉयल्टी की क्लास की थी, रॉयल्टी की। दूसरी क्लास की अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरी क्लास में हम लोगों ने डिपार्टमेंट की बात की थी। दूसरी क्लास में हम लोगों ने एमसीक्यू की बात की थी, ब्रांच के एमसीक्यू की बात की थी। और तीसरी क्लास में हम लोगों ने डिपार्टमेंट के एमसीक्यू की बात की थी। और ये चौथी क्लास जो है हम लोगों की, ये मैंने पहले ही आप लोगों को बोल दिया था कि हम लोग इसमें हायर परचेज की क्लास करने वाले हैं। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी आप लोगों को बता दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था कि हम लोग इसकी क्लास को अब करने वाले हैं। तो ये चौथी नंबर आप लोगों की क्लास रहने वाली है। इसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट की बात भी करेंगे। और मैंने यहाँ पर आप लोगों को डिपार्टमेंट में एमसीक्यू क्वेश्चन कम कराए हैं और मैं आप लोगों को इसके एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। हायर परचेज की क्लास की हम लोग आज बात करने वाले हैं। ये एमसीक्यू क्लास आप लोगों की रहने वाली है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि हायर परचेज सिस्टम के हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। हायर परचेज सिस्टम के एमसीक्यू करने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है और चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कि हायर परचेज सिस्टम किराया क्रय पद्धति, जिसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं किराया क्रय पद्धति। अब किराया क्रय पद्धति जो होती है इसके बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं कि ये होती क्या है। हो सकता है इसके बारे में ही मान लो आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले कि माल के, अगर हम लोग बात करते हैं माल के क्रय विक्रय, माल के क्रय और विक्रय, माल के क्रय विक्रय की एक विशेष प्रणाली है। ये जो हायर परचेज की बात करते हैं हम लोग, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इंट्रोडक्शन में कि माल के क्रय विक्रय की एक विशेष प्रणाली है। इसमें हम लोग किस प्रकार से क्रय विक्रय करते हैं, प्रणाली है। इस प्रणाली के अनुसार इस प्रणाली के अनुसार इसमें सिस्टम के अनुसार, इस प्रणाली के अनुसार क्रेता हो, चाहे हम लोग परचेजर की बात करें, क्रेता व विक्रेता, सेलर, एक को बोलते हैं बायर और एक को बोलते हैं सेलर। तो यहाँ पर बात की जाती है क्रेता व विक्रेता में इस प्रकार अनुबंध होता है। इस प्रकार का अनुबंध होता है कि क्रेता जो है, कि क्रेता मतलब कि खरीदार, क्रेता माल की कीमत को किस्तों में चुकाने का वचन देता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने बात की कि किराया क्रय पद्धति में हम लोग बात करने वाले हैं कि किराया क्रय पद्धति में कि हम लोगों ने बात की कि माल के क्रय विक्रय
माल के क्रय विक्रय की एक विशेष प्रणाली जो होती है, इस प्रणाली के अनुसार जो क्रेता मतलब कि जो खरीदार है और विक्रेता में इस प्रकार का अनुबंध होता है कि क्रेता माल की कीमत को किस्तों में चुकाने का वचन देता है, तो इसे हम लोग कहते हैं हायर परचेज सिस्टम या किराया क्रय पद्धति। हायर परचेज सिस्टम इसे हम लोग कहते हैं। तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि जब तक माल की कीमत की अंतिम किस्त विक्रेता को भुगतान नहीं कर दी जाती है, तब तक क्रेता इसका मालिक नहीं बनता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतिम किस्त का भुगतान अगर नहीं करता है तब तक वो मालिक उसका नहीं बनता है। जैसे अब देखो, बहुत सी महंगी महंगी चीज़ें आती हैं हम लोगों की जो प्रत्येक व्यक्ति नहीं खरीद सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि कोई वस्तु है 1,00,000 रुपए की। अब प्रत्येक आदमी उस वस्तु को नहीं खरीद सकता, तो जो विक्रेता है मतलब कि जो बेचने वाला है, उसने क्या किया है कि उसने इन वस्तुओं को कह दिया है कि इनको आप भुगतान जब कीजिए तो इनका भुगतान आप किस्तों में भी कर सकते हैं। अब मान लो कि किसी ने अपने हिसाब से 10-10 हज़ार की 10 किस्तें बना ली हैं। अब इन्हीं किस्तों में हम लोग क्या करेंगे, विक्रेता इन्हीं किस्तों में थोड़ा सा ब्याज इंक्लूड कर देगा। ठीक है, मतलब कि अगर इकट्ठा पेमेंट करते हैं तो आप लोगों को 1,00,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर 10-10 अगर आप लोग किस्तों में पेमेंट करते हैं तो किस्तों में और प्लस में हम लोग इसमें क्या लगा देंगे, प्लस में इसमें ब्याज लगा देंगे, प्लस में इसमें ब्याज की राशि ऐड कर देंगे। तो इसीलिए किराया क्रय पद्धति में इसको लाभ होता है। जैसे मान लो कि एक वस्तु है 10,000 रुपये की, इसमें एक वस्तु होती है 10,000 रुपये की है। अब इसे खरीदने आया है बी। अब बी कहता है कि हमारे पास इतने रुपए नहीं हैं। तो ये एक बात कहता है कि अगर रुपए नहीं हैं तो आप हमें किस्तें में भुगतान कीजिए, लेकिन अगर आप किस्तों में इसको भुगतान करेंगे तो ये आपको चीज़ जो पड़ेगी वो 1,000 एक्स्ट्रा पड़ेगी। मतलब कि आप लोगों को ये चीज़ 11,000 रुपये की पड़ेगी अगर आप इसको किस्तों में खरीदते हैं। तो इसमें जो 1,000 रुपये हैं ऐड हैं, तो ये किसके ऐड हैं, ब्याज के ऐड हैं। तो हम लोग इसी प्रकार से बात करने वाले हैं, और ये किराया क्रय पद्धति आप लोगों को मालूम भी होगी, और नहीं है तो मैंने आप लोगों को कुछ बातें बीच बीच में बताते हुए चलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग आप लोगों को बहुत सी चीज़ें भी सिखाएंगे, बहुत सी चीज़ें बताएंगे भी कि हम लोग किराया क्रय पद्धति में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, किराया क्रय पद्धति के क्या क्या लाभ होते हैं, किराया क्रय पद्धति में कौन कौन से अगर हम लोग खाते बनाते हैं तो मतलब कि इसमें हम लोग कौन कौन से खाते बनाते हैं। तो इस संबंधी बातें, ये सभी मतलब बातें हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो अगर हम लोग MCQ क्वेश्चन भी आप लोगों को साथ ही साथ में बताते हुए चलेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वस्तु विक्रय अधिनियम अगर लागू होता है तो वो किस पर लागू होता है, उधार क्रय पर लागू होता है, उधार परचेज पर लागू होता है, या फिर नगद क्रय पर लागू होता है, नगद विक्रय पर लागू होता है, या फिर इनमें से किसी पर नहीं लागू होता है। तो वस्तु विक्रय अधिनियम लागू होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। वस्तु विक्रय अधिनियम लागू होता है तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है कि वस्तु विक्रय जो अधिनियम है वो याद रखिए कि वो कहाँ पर लागू होता है, उधार क्रय पर लागू होता है। अगर हम लोग उधार अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो यहाँ पर वस्तु विक्रय अधिनियम लागू होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो एक बात और याद रखिए क्योंकि मुझे आप लोगों को साथ ही साथ में यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी बताना है कि जिससे आप लोगों को प्रत्येक बात क्लियर हो जाए कि जब तक, अगर हम लोग नोट में बात करते हैं, नोट में आप लोग एक बात और लिख लीजिए कि जब तक इस माल की कीमत, अगर हम लोग बात करते हैं कि जब तक इस माल की कीमत की अंतिम किस्त, अगर जब तक हम लोग अंतिम किस्त का भुगतान नहीं कर देते, मान लो हम लोगों ने कोई कार ली है, कोई मोबाइल लिया है महंगा, जब तक हम अंतिम किस्त का भुगतान नहीं कर देते हैं तब तक हमारे जो मालिकाना हक है वो क्रेता के पास ही रहता है। वो विक्रेता के पास तब तक ट्रांसफ़र नहीं होता है जब तक वो उसका भुगतान, अंतिम किस्त का भुगतान नहीं कर देता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अंतिम किस्त विक्रेता को
विक्रेता को भुगतान 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 नहीं नहीं कर नहीं कर दी जाती है, नहीं कर दी नहीं कर दी जाती है, तब तक तब तक सॉरी तब तक तब तक क्रेता क्रेता मालिक नहीं बन सकता, तब तक क्रेता मालिक मालिक नहीं नहीं बन सकता है, बन सकता है। मतलब कि जब तक हम लोग, मान लो हम लोगों ने कोई ट्रैक्टर लिया है, मान लो कोई कार ली है, जब तक हम उसका अंतिम किस्त का भुगतान नहीं कर देते हैं तब तक हम उसके मालिक नहीं बन सकते हैं। तब तक मालिक कौन रहेगा? तब तक मालिक क्रेता रहेगा। विक्रेता तब तक मालिक नहीं बन सकता है। सॉरी जब तक हम लोगों का क्रेता ही मालिक रहेगा, विक्रेता उसका मालिक नहीं बन सकता है जब तक उसका भुगतान नहीं कर देता है। तो याद रखिए इस बात को। तो इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लिया है, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जब तक हम लोग इस माल की कीमत की अंतिम किस्त विक्रेता को भुगतान नहीं कर दी जाती है तब तक क्रेता मालिक नहीं बन सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ में बताता चलूँगा और इसकी बातें भी आप लोगों को जो MCQ क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों को साथ ही साथ में बताता हुआ चलूँगा कि किराया क्रय पद्धति में अंतिम किस्त के भुगतान के पूर्व, देखो यहाँ से ये क्वेश्चन आप लोग मोस्ट मान लीजिए क्योंकि मैंने अभी आप लोगों की ये बात लिखी हुई है और यहीं पे आप लोगों को एक क्वेश्चन भी देखने को मिल गया कि जब देखो क्रय पद्धति में अंतिम किस्त के भुगतान के पूर्व क्रेता जो है वो वस्तु को उचित ढंग से उपयोग कर सकता है, बेच सकता है, नष्ट कर सकता है या फिर गिरवी रख सकता है। एक बात याद रखिए कि क्रय पद्धति में मान लो आप लोगों ने कोई कार ली है और वो कार ली है किस्तों पर, तो उस किस्त का जब तक आप लोग आखिरी किस्त का भुगतान नहीं कर देते हैं तब तक आप उसके मालिक नहीं बनते हैं। ये बात मालूम होगी। तो हमें क्या करना है कि हमें तब तक उस चीज़ को, जो भी चीज़ ली है हमने किस्तों पे, उस चीज़ को हमें ना तो हम उसको बेच सकते हैं, ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं और ना ही हम उनको गिरवी रख सकते हैं। तो उसको हम लोगों को उचित ढंग से रखना होगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। इसका भी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि हम जब तक उसका आखिरी किस्त का भुगतान नहीं कर देते तब तक हम उसको जो है ना बेच सकते हैं, ना नष्ट कर सकते हैं, ना उसको गिरवी रख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं सोचो कि हम लोग उसको सेकंड हैंड में कोई दूसरे को बेच दें, ऐसा भी नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक आप पूरा भुगतान उसको नहीं कर देते हैं उसका। दूसरा क्वेश्चन के बाद हम लोगों ने यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्रय अधिनियम। अगर क्रय अधिनियम है, जैसे हम लोगों का आता है कि अगर हम लोग बात करते हैं कि कंपनी अधिनियम की हम लोग बात करते हैं, कंपनी अधिनियम हम लोगों का जो है वो कब से है? तो वो 2013 से है। 13 में हम लोगों का कंपनी अधिनियम 2013 है। अगर हम लोगों से पूछा जाता है कि साझेदारी अधिनियम, अगर हम लोगों से साझेदारी अधिनियम पूछा जाता है तो वो कौन सा है? तो याद रखिए कि वो है 1932 है। अगर हम लोग बात करते हैं कि वस्तु विक्रय अधिनियम, मैं आप लोगों को जितना भी पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो वस्तु विक्रय अधिनियम की बात अगर हम लोग करते हैं तो वो कब लागू हुआ? 1930 में। आवश्यक वस्तु अधिनियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन सा है? आवश्यक वस्तु अधिनियम अगर कौन सा है तो वो है 1955 है। ट्रेडमार्क अधिनियम, क्योंकि ये अधिनियम कई बार पूछे जाते हैं तो हो सकता है आप लोगों से पूछ दिए जाएं कि ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 की बात हम लोग करते हैं। उसके बाद अनुबंध
अनुबंध अधिनियम। अनुबंध अधिनियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो कब की बात करते हैं, तो वो करते हैं 1982 की बात करते हैं हम लोग। और बहुत बार क्वेश्चनों में पूछा गया है कि उपभोक्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो ये कब की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसकी जो बात करते हैं वो 1986 की बात करते हैं। इसको भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की हुई है कि हम लोगों ने जितने भी अधिनियम, जो मोस्ट अधिनियम हैं, उनकी यहाँ पर बात की हुई है कि अब हम लोग बात करते हैं कि किराया क्रय अधिनियम कब लागू हुआ। तो किराया क्रय अधिनियम 1932 में हुआ, 1956 में, या 1972 में, या फिर 1872 में। तो याद रखिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि किराया क्रय अधिनियम 1972 में लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर है 1972, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 1972, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि किराया क्रय अधिनियम के अंतर्गत, अगर हम लोग किराया क्रय के अंतर्गत की बात करते हैं, किराया क्रय के अंतर्गत भुगतान की गई अंतिम किस्त में सम्मिलित होता है। अंतिम किस्त में सम्मिलित होता है तो क्या क्या सम्मिलित होता है, रोकड़ एवं ब्याज उसमें शामिल होता है, केवल रोकड़ मूल्य शामिल होता है, केवल ब्याज शामिल होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि किराया क्रय के अंतर्गत भुगतान की गई अंतिम किस्त में सम्मिलित होता है तो उसमें क्या सम्मिलित होता है। तो याद रखिए कि उसमें जो है वो रोकड़ और ब्याज दोनों सम्मिलित होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि उसमें रोकड़ और ब्याज दोनों सम्मिलित होते हैं, तो इसमें दोनों मूल्य शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि कुछ बातों की बात अगर हम लोग और करेंगे कि जैसे मान लो पूछ दिया जाए कि किराया क्रय मूल्य क्या होता है, किराया क्रय मूल्य क्या होता है और रोकड़ मूल्य क्या होता है, तो हो सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि किराया क्रय मूल्य में हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और जैसे मान लो पूछ दिया जाए आप लोगों से कि किराया क्रय पद्धति की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हो सकता है मान लो विशेषताओं से क्वेश्चन पूछे जाएं, और हो सकता है ये भी पूछा जाए कि किराया क्रय की क्या इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो आप लोग तभी कर पाएंगे जब आप लोगों को मालूम होगा। तो चलिए हम लोग अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर अपना 5 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि किराया विक्रय खाता किस पुस्तक में बनाया जाता है। किराया विक्रय खाता हम लोग किस पुस्तक में बनाया जाता है, तो वो किराया क्रेता की पुस्तकों में बनाया जाता है, किराया विक्रेता की पुस्तकों में बनाया जाता है, या फिर दोनों की पुस्तकों में बनाया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि किराया विक्रय खाता किसकी पुस्तकों में हम लोग बनाते हैं। तो याद रखिए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा कि हम लोग किराया विक्रय खाता किराया विक्रेता की पुस्तकों में बनाते हैं। तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि रोकड़ मूल्य क्या होता है और किराया क्रय मूल्य क्या होता है। तो हम लोग एक एक करके हम लोग कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और एमसीक्यू भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रोकड़ मूल्य को जान लेते हैं, और रोकड़ मूल्य आप लोगों को मालूम होगा कि रोकड़ मूल्य क्या होता है। रोकड़ मूल्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो रोकड़ मूल्य क्या होता है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि यह वह राशि होती है, यह वह राशि है, यह वह राशि है जिसके लिए जिसके लिए जिसके लिए माल जिसके लिए माल या संपत्ति जिसके लिए माल या संपत्ति जिसके लिए माल या संपत्ति खरीदी जा सकती है, खरीदी जा सकती है,
इस राशि में इस राशि में इस राशि में ब्याज की राशि ब्याज की राशि ब्याज की राशि सम्मिलित नहीं होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सम्मिलित नहीं होती है नहीं होती है। तो एक बात याद रखिए कि रोकड़ मूल्य क्या होता है, तो यह वह राशि है जिसके लिए माल या संपत्ति खरीदी जा सकती है। इस संपत्ति में ब्याज की राशि शामिल नहीं होती है। अब अगर दूसरी बात अगर आप लोगों से पूछी जाती है कि किराया क्रय मूल्य क्या होता है, किराया क्रय मूल्य क्या होता है, किराया क्रय मूल्य क्या होता है, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यह वह राशि है यह वह राशि है जिसे किराया क्रेता मतलब कि जो माल खरीदता है उसे हम लोग किराया क्रेता कहते हैं। तो किराया क्रेता माल या संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए चुकाने का दायी है। इस राशि में ब्याज की राशि शामिल होती है। तो इस राशि में ब्याज की राशि शामिल होती है। और याद रखिए यह हमेशा रोकड़ मूल्य या फिर नगद मूल्य से अधिक होता है। यह हमेशा रोकड़ मूल्य या नगद मूल्य से अधिक होता है। मतलब कि जो किराया क्रय का मूल्य होता है वो रोकड़ मूल्य और नगद मूल्य से हमेशा जो है वो अधिक होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है, मतलब कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने क्या बात की हुई है। पहली एक हम लोगों ने रोकड़ मूल्य की बात की हुई है, फिर उसके बाद हम लोगों ने किराया क्रय मूल्य की बात की है कि किराया क्रय मूल्य क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से जाना। अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर की, अगर हम लोग यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किराया क्रय मूल्य किस प्रकार से निकालते हैं, तो अगर आप लोगों से अगर पूछा जाता है कि किराया क्रय मूल्य किस प्रकार से निकालते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि किराया क्रय मूल्य बराबर, अगर हम लोग लिखते हैं तो उसे लिखते हैं रोकड़ मूल्य या फिर नगद मूल्य, प्लस में हम लोग लिख देते हैं क्या, तो प्लस में हम लोग लिख देते हैं ब्याज। तो इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं कि हायर परचेज प्राइस बराबर कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो हायर परचेज प्राइस बराबर कैश प्राइस प्लस में हम लोग किसकी बात करते हैं, तो प्लस में हम लोग इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो हम लोगों का आंसर आ जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जगह कम है लेकिन मैंने आप लोगों को सारी बातें बताई हैं कि रोकड़ मूल्य अगर पूछा जाए कि रोकड़ मूल्य निकालने की कितनी पद्धतियां हैं, तो उसकी भी 2 पद्धतियां हैं। कौन कौन सी हैं उनकी भी बात करेंगे, लेकिन क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं। और क्वेश्चन
की बात लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि क्रेता, जिसे हम लोग खरीदार कहते हैं, क्रेता संपत्ति प्राप्त करते समय विक्रेता को तत्काल नगद भुगतान करता है। इसमें क्या मूल राशि है। इसमें क्या है ब्याज की राशि है। मूल व ब्याज दोनों है, किसी भी पुस्तक में नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि क्रेता जब संपत्ति प्राप्त करते समय कुछ मूल्य नगद दे देता है, कुछ तत्काल पैसा दे देता है, तो उसे हम लोग उसमें क्या है, तो इसमें हम लोग क्या है, तो इसका सही आंसर जो है, तो इसका जो सही आंसर है कि वो मूल राशि है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कि जैसे मान लो हम लोग कोई मोटरसाइकिल लेने चलते हैं तो हम लोग कुछ भुगतान तो नगद कर देते हैं और उसके बचे हुए भुगतान की, शेष भुगतान की हम लोग किस्त बनवा लेते हैं और उस पर ब्याज भी हम लोगों का ऐड होता है। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं किराया क्रय मूल्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कि मूल राशि होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग बात करते हैं 7 की, अगर आप लोगों को मेरा जो प्रयास है वो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग SP एजुकेशन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को लिए भले ही स्लो पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को एक एक बात बिल्कुल क्लियर करता हुआ चलूँगा। 7 नंबर में लिखा हुआ है कि संपत्ति में अधिकार एवं दायित्व तृतीय पक्षकार को हस्तांतरित करने पर संपत्ति का रोकड़ मूल्य होगा। संपत्ति का जो है वो रोकड़ मूल्य होगा, किस्तों के रूप में विक्रेता को देगा या फिर प्रथम क्रेता को प्रतिफल स्वरूप दिया जाएगा, या फिर ए व जो घ ऑप्शन लिखा हुआ है ए, और अगर हम लोग बात करते हैं ए और बी की, ए और बी यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर इसकी हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ए और बी दोनों लिखा हुआ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संपत्ति में अधिकार एवं दायित्व तृतीय पक्षकार को हस्तांतरित करने पर संपत्ति का रोकड़ मूल्य होगा, किस्तों के रूप में विक्रेता को देगा या फिर प्रथम क्रेता को प्रतिफल स्वरूप दिया जाएगा, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है कि किस्तों के रूप में विक्रेता को देगा और प्रथम क्रेता को प्रतिफल स्वरूप दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि किराया क्रय पर कम मूल्य के माल को बेचने पर विक्रेता लाभ किससे ज्ञात करता है। विक्रेता जो है वो लाभ किससे जो है वो ज्ञात करता है, किराया क्रय व्यापारिक खाता बनाकर, सामान्य लाभ हानि खाता बनाकर, या फिर उपरोक्त दोनों बनाकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। जब यहाँ पर क्वेश्चन दोबारा से हम लोग पढ़ लेते हैं कि किराया क्रय पर कम मूल्य के माल को बेचने पर, अगर विक्रेता जो है बेचने पर विक्रेता लाभ किससे ज्ञात करेगा, कैसे ज्ञात करेगा, तो वो किराया क्रय व्यापारिक खाता बनाएगा, सामान्य लाभ हानि खाता बनाएगा, उपरोक्त दोनों बनाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि वो जो है वो किराया क्रय व्यापारिक खाता बनाएगा। तो इसका राइट आंसर है कि वो किराया क्रय व्यापारिक खाता बनाकर लाभ का पता करेगा। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किराया क्रय संपत्ति के बीमा की राशि विक्रेता से लेता है। तो किराया क्रय में संपत्ति के बीमा की राशि जो है वो विक्रेता से लेता है, किस्त के अतिरिक्त के रूप में, किस्त में जोड़कर लेता है, या फिर ए या बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को बताना है। किराया क्रय में संपत्ति के बीमा को राशि जो है वो विक्रेता से लेता है, तो वो कैसे लेगा, तो वो किस्त में जोड़कर लेगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 10 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि किराया क्रय पद्धति की दशा में संपत्ति खाता डेबिट किया जाता है। किराया क्रय पद्धति में संपत्ति खाता हम लोग कौन से मूल्य से डेबिट करते हैं, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों का आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिए। तो उसको हम लोग रोकड़ मूल्य से डेबिट करेंगे, किराया क्रय मूल्य से डेबिट करेंगे,
लागत मूल्य से डेबिट करेंगे या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को बताना है कि किराया क्रय पद्धति में संपत्ति खाता हम लोग जब डेबिट करेंगे ना तो वो कौन से मूल्य से करेंगे, कैश प्राइस से करेंगे, कैश प्राइस से करेंगे, हायर परचेज प्राइस से करेंगे, हायर परचेज प्राइस से करेंगे या फिर कॉस्ट प्राइस से करेंगे। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि हम लोग कौन सा मूल्य लिखेंगे, डेबिट करेंगे तो उसको हम लोग रोकड़ मूल्य लिखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि किराया विक्रेता द्वारा ब्याज की राशि से डेबिट किया जाता है। तो ब्याज की राशि से हम लोग कौन सा खाता डेबिट करते हैं? तो किराया विक्रेता द्वारा ब्याज की राशि से डेबिट किया जाता है, तो वो कौन सा खाता जो है वो डेबिट किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि ब्याज खाता हम लोग डेबिट करेंगे, किराया क्रेता का खाता हम लोग डेबिट करेंगे, किराया विक्रय का खाता डेबिट करेंगे या फिर सभी के खाते हम लोग डेबिट करेंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि किराया विक्रेता द्वारा ब्याज की राशि से डेबिट किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है जो है वो हो जाएगा बी ऑप्शन कि किराया क्रेता का खाता हम लोग इसमें डेबिट करेंगे। जब मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा, अगर आप लोगों को देखो यहाँ पर अगर मैं बना के दिखाता हूँ, कोई सवाल भी कराता हूँ तो उसमें आप लोगों का ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, और हो सकता है आप लोग स्किप करके चले भी जाएं। तो इसलिए मैं आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन पहले कराऊंगा, समय बचेगा तो आप लोगों को इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप लोगों को करा के दिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात करते हैं 12 नंबर की, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर की बात करते हैं तो किराया क्रेता द्वारा हिरास काटता है। हिरास जो है यहाँ पर हिरास लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन जिसे हम लोग कहते हैं, हाँ, तो इसे हम लोग हिरास काटता है। तो वो कौन से मूल्य पर जो है वो हिरास काटता है? संपत्ति के किराया क्रय मूल्य पर, संपत्ति के रोकड़ मूल्य पर, दोनों में से जो कम हो उस मूल्य पर या फिर दोनों में से जो अधिक हो उस मूल्य पर। किराया क्रेता हिरास काटता है, तो वो किस मूल्य पर हिरास काटता है? तो संपत्ति के किराया क्रय मूल्य पर, संपत्ति के रोकड़ मूल्य पर, दोनों में से जो कम है उस पर या दोनों में से जो अधिक है उस पर। इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संपत्ति के रोकड़ मूल्य पर, और बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने लगाया हुआ है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं इनके आवश्यक खातों की, ठीक है, तो इनके आवश्यक खातों की बात करते हैं। आवश्यक खातों की बात अगर हम लोग करते हैं तो अगर हम लोग बात करते हैं किराया क्रेता की पुस्तकों में, किराया क्रेता की अगर हम लोग पुस्तकों में बात करते हैं कि किराया क्रेता की पुस्तकों में हम लोग कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। किराया क्रेता की पुस्तकों में जो मैं आप लोगों को आवश्यक खाते बता रहा हूँ उनकी बात करते हैं, किराया क्रेता की पुस्तकों में। अब वो कौन कौन से खाते बनाए जाएंगे तो उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला हम लोग बनाते हैं इसमें संपत्ति खाता। कौन सा खाता? संपत्ति खाता। और संपत्ति खाता को यहाँ पर क्या कहते हैं? संपत्ति खाता को हम लोग कहते हैं एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट, ठीक है, एसेट्स अकाउंट। दूसरा खाता जो हम लोग बनाते हैं उसे कहते हैं विक्रेता का खाता। उसे क्या कहते हैं? विक्रेता का खाता। विक्रेता का खाता। अब विक्रेता का खाता जिसे हम लोग कहते हैं वेंडर्स अकाउंट, ठीक है। उसके बाद एक और खाता बनाते हैं उसे कहते हैं ब्याज खाता, और ब्याज खाता को हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट अकाउंट। ब्याज खाता को क्या कहते हैं? तो ब्याज खाता को कहते हैं इंटरेस्ट अकाउंट। और जो लास्ट में हम लोग एक और खाता बनाते हैं उसे कहते हैं हिरास खाता। हिरास को कहते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर ये तो बात हम लोगों ने की हुई है, तो ये तो बात हम लोगों ने की हुई है किराया क्रेता की पुस्तकों में, तो ये तो बात की थी हम लोगों ने किराया क्रेता की पुस्तकों में। अगर हम लोगों से पूछा जाता है कि किराया विक्रेता की पुस्तकों में हम लोग कौन से खाते बनाते हैं, तो उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। तो किराया विक्रेता की पुस्तकों में अगर हम लोग इसमें बात करते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग अगर बात करते हैं तो इसमें हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, किराया क्रेता का खाता, और दूसरा जो अकाउंट है उसे कहते हैं ब्याज खाता। और कौन सा खाता बनाते हैं हम लोग, ब्याज खाता। तो ये हम लोग कुछ बातें मैंने आप लोगों को ये भी बताई हुई हैं, एडिशनल मान लो आप लोग लेके चलिए इनको, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम को देखते हुए मैं आप लोगों को जितना भी पढ़ाऊँगा पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, और 13 में लिखा हुआ है कि किराया विक्रेता द्वारा जो माल बेचता है, किराया विक्रेता द्वारा जब माल जब्त किए जाने पर संपत्ति खाते का जो शेष है वो हस्तांतरित किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट है। तो वो किस खाते में हस्तांतरित करते हैं, लाभ हानि खाते में, माल वापसी खाते में, किराया विक्रेता के खाते में, या फिर दोनों में से अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये जो लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये स्किप है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों जो है, तो ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है इसमें ये गलत लिखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है। तो किराया विक्रेता द्वारा माल जब्त किए जाने पर संपत्ति खाते का जो शेष है वो किस में हस्तांतरित किया जाता है, तो याद रखिए कि वो हम लोगों का हस्तांतरित जो किया जाता है, इसमें ए और बी थोड़ा सा नीचे हो गए हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो किराया विक्रेता खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 14 की बात करते हैं, किराया क्रय पद्धति में किराया क्रेता को क्या हस्तांतरित होता है, क्या हस्तांतरित करते हैं हम लोग, तो क्या हस्तांतरित होता है, तो संपत्ति को बेचने का अधिकार, या फिर संपत्ति का स्वामित्व तथा अधिकार। इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है कि किराया क्रय पद्धति में किराया क्रेता को क्या हस्तांतरित होता है, संपत्ति को बेचने का अधिकार, या फिर संपत्ति का स्वामित्व तथा अधिकार, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए यहाँ पर अगर हम लोग किराया क्रय पद्धति में किराया क्रेता को क्या हस्तांतरित होता है, तो याद रखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात करते हैं 15 नंबर की, कि किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत ह्रास काटा जाता है, तो ये क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वो रोकड़ मूल्य पर काटा जाता है। इसका राइट आंसर याद रखिए, रोकड़ मूल्य इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी आप लोग मोस्ट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक मशीन का जो नगद मूल्य दिया है वो दिया है 9,000 रुपये, मतलब कि यहाँ पर जो है वो कैश प्राइस जो दिया है वो कैश प्राइस दिया है 9,000 रुपये, ठीक है। और 4 वार्षिक बराबर किस्तों के साथ साथ, आप याद रखिए कि यहाँ पर जो किस्तें हैं वो 4 किस्तें हैं, और कैसी किस्तें हैं, बराबर किस्तें हैं। अब किराया क्रय मूल्य जो दिया है
वो दिया है 10,000 रुपये। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हायर परचेज प्राइस बराबर क्या होता है, तो इसे बोलते हैं कैश प्राइस माइनस करेंगे हम लोग इसमें से कैश प्राइस, और प्लस में अगर हम लोग कर देते हैं तो इसे कहते हैं हम लोग प्लस में करेंगे कैश प्राइस, प्लस में अगर हम लोग ब्याज को ऐड कर देते हैं तो हम लोगों का हायर परचेज प्राइस आ जाता है। अब यहाँ पर याद रखिए कि यहाँ पर जो बात कही हुई है आप लोगों से वो दी है कि कैश प्राइस तो दिया है 9,000 रुपये और हायर परचेज जो प्राइस दिया है वो दिया है 10,000 रुपये। तो हम लोग हायर परचेज जो प्राइस है वो रख देंगे 10,000 रुपये, कैश प्राइस जो दिया है 9,000 रुपये, और ब्याज की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट ही लिख देंगे। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए इंटरेस्ट। तो हम लोग 10,000 में से 9,000 को माइनस करेंगे तो हम लोगों का यहाँ पर जो ब्याज आ गया तो वो कितना आ गया, 1,000 रुपये। अब यहाँ पर हमें दर तो दी नहीं है, लेकिन ये पूछा गया है कि किस्तों में ब्याज जो है वो कितना शामिल है, तो यहाँ पर प्रत्येक किस्त में ब्याज की राशि पूछी गई है। तो याद रखिए कि हम लोग किस प्रकार से इसको निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग रेशियो मेथड लगाएंगे और यहाँ पर हमें 1,000 जो ब्याज है वो 4 किस्तों में बांटना है। अब यहाँ पर उल्टा मेथड हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों की किस्तें कितने की हैं, तो 4 किस्तें हम लोग अगर करते हैं तो वो हम लोगों की कितने की हो जाएंगी, तो वो 4 किस्तें हो जाएंगी हम लोगों की 2500 की 4 किस्तें हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं किस्तें हम लोग इस प्रकार से बांटेंगे 4, 3, 2 और 1, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बांटेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता रहा हूँ, अभी फिलहाल तो डिटेल में इतना नहीं बता सकते। तो 1,000 की बात हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पर 4 करेंगे और यहाँ पर इनका योग कितना होगा, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। तो यहाँ पर हम लोग 10 की भाग देंगे, तो 10 से यहाँ पर भाग देंगे तो पहली जो किस्त में ब्याज की बात आएगी तो वो कितनी आएगी, 400 रुपये। दूसरी किस्त में अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरी किस्त में 3 है और 3 में हम लोग बटे में सभी में 10 करेंगे और 10 की बात करेंगे तो यहाँ पर 300 आएगा, अगली किस्त में 200 आएगा और अगली किस्त में 100 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो क्या होगा, 400, 300, 200 और 100। जब हम लोग इसकी डिटेल में बात करेंगे और ये किस प्रकार के क्वेश्चन हैं इनकी भी बात हम लोग करेंगे, तब हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं। क्योंकि अगर आज अभी डिटेल में अगर आप लोग को बताएंगे ना तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो क्लास लंबी हो जाएगी और आप लोगों के क्वेश्चन पूरे भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की, और 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत किराया क्रेता संपत्ति का स्वामी बन जाता है। कब बन जाता है, तो माल प्राप्त करने के साथ नहीं बनता है, सुपुर्दगी का भुगतान करने के तुरंत बाद, या फिर वैधानिक अनुपात के भुगतान के बाद, या फिर अंतिम किस्त के भुगतान के बाद। तो इसका जो राइट आंसर है मैंने आप लोगों को ऊपर भी लिखवाया भी हुआ है कि जब तक हम लोग अंतिम किस्त का भुगतान नहीं कर देते हैं तब तक हम संपत्ति के मालिक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि किराया क्रय पद्धति में अगर कोई चीज़ खरीदी है किराया क्रेता ने तो वो संपत्ति का स्वामी कब बनता है, तो अंतिम किस्त के भुगतान के बाद बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि किराया क्रय पद्धति में क्रेता द्वारा ब्याज की राशि से क्रेडिट किया जाता है। कौन सा खाता ब्याज की राशि से क्रेडिट किया जाता है, तो हम लोग ब्याज खाता को क्रेडिट करते हैं, विक्रेता का खाता जो है वो हम लोग क्रेडिट करते हैं, या फिर संपत्ति खाता जो है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा तो वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्याज का खाता हम लोग इसमें क्रेडिट करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 की बात अगर हम लोग करते हैं कि किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत हिरास काटा जाता है। किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत हिरास काटा जाता है, तो वो फिर से एक क्वेश्चन है कि रोकड़ मूल्य पर हम लोग काटते हैं। तो क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को बार बार बताया हुआ है कि किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत जब हिरास काटते हैं तो वो हम लोग कौन से मूल्य पर काटते हैं, तो वो हम लोग कैश प्राइस पर काटते हैं।
और मैं आज जब आप लोगों के लिए जब मैं पूरा आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा लूँगा तो मैं और भी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाऊँगा, तो मैं आप लोगों को पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जैसे अगर आप लोगों को बारे में बात बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कहीं बोर ना होने लगें। मैं क्लास तो आप लोगों की 2 घंटे की भी ले सकता हूँ। मुझे ऐसा खुद लगता है कि मैं आप लोगों को जल्द से जल्द पढ़ाऊँ, जिससे आप लोग बोरियत महसूस ना करें। ये सच की बात है, मैं अपने दिल की बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे कि बोरियत सी महसूस करे, क्योंकि हो सकता है उसने ये चीज़ें पढ़ी हों, और मैं मानता हूँ आप लोगों ने ये पढ़ी होंगी, लेकिन MCQ में किस प्रकार से हम लोग फेस करेंगे अपने एग्ज़ाम को। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये क्लास है, आप लोगों को सोचते होंगे कि हम जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, या बहुत से लोग सोचते हैं स्लो पढ़ाते हैं, तो मुझे कुछ मालूम नहीं है आपके बारे में, क्योंकि मैं आप लोगों को लाइव तो पढ़ाता नहीं हूँ। मैं तो आप लोगों को वीडियो बना देता हूँ, फिर आप लोगों की इच्छा है किस प्रकार से आप लोग उसको देखते हैं। लाइक भी कर दीजिए कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लाइक ही से समझ जाता हूँ कि अगर आप लोग लाइक कर देते हैं तो मैं ये समझ जाता हूँ कि मेरी मेहनत थोड़ी सी रंग लाई है। मैं इसीलिए आप लोगों को बिहार स्टेट में पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट और पूरे के पूरे MCQ कराने वाला हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो कॉन्सेप्ट तो नहीं करवा पा रहा हूँ, पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं करा सकते, क्योंकि आप लोग हो सकता है बोरियत महसूस करने लगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए MCQ ज़्यादा लेकर आता हूँ, और MCQ क्लास ही मैंने शुरू की हुई है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मैंने पहले भी 22 क्लासें ली हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने MCQ पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग बस आप लोगों से थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए SP एजुकेशन चैनल को, बस। तो हम लोग अगर 19 नंबर के बाद हम लोग 20 नंबर की बात करते हैं, और 20 नंबर में लिखा हुआ है कि किराया क्रेता हिरास काटता है। फिर से वही क्वेश्चन है, किराया क्रेता जो है, अगर हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, किराया क्रेता हिरास काटता है किराया क्रय मूल्य पर। एक बार फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है कि किराया क्रेता जो है हिरास काटता है किराया क्रय मूल्य पर। दूसरा ऑप्शन जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है रोकड़ मूल्य। तो क्या लिखा हुआ है? रोकड़ मूल्य। दोनों में से जो कम हो या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भी क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। मानते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग लैंग्वेज में पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किराया क्रय पद्धति की दशा में संपत्ति खाता डेबिट किया जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर आप लोग लगाइए अंदाज कि कौन सा खाता डेबिट करेंगे हम लोग। किराया क्रय पद्धति में संपत्ति खाता डेबिट किया जाता है, कौन सी खाते में हम लोग डेबिट करेंगे? किराया रोकड़ मूल्य में, किराया क्रय मूल्य में, या फिर लागत मूल्य में। तो हम लोग किस मूल्य से डेबिट करते हैं? तो याद रखिए, जब हम लोग मशीन खाता बनाते हैं तो हम लोग उसको जो है वो नगद मूल्य से डेबिट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन मोस्ट कर लीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो मैंने आज आप लोगों की क्लास में 21 क्वेश्चन कराए हुए हैं, और मैंने ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, ये मत सोचिए कि मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए हैं। तो जो महत्वपूर्ण था वो मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, और भी महत्वपूर्ण है, अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को क्या क्या नहीं बताया है उसकी भी बात अगर हम लोग करते हैं तो उसको भी सुन लीजिए आप लोग। तो मैंने आप लोगों को किराया क्रय पद्धति की विशेषताओं का हमने आप लोगों को उल्लेख नहीं किया है, किराया क्रय पद्धति की हानियों का उल्लेख नहीं किया है, किराया क्रय पद्धति के लाभ की बात हम लोगों ने नहीं की है, ह्रास विधि क्या होती है इसके बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बता पाया है। और भी बातें हैं जो हम लोग, एंट्री की बात मैंने आप लोगों को नहीं बता पाई है कि एंट्री कैसे करते हैं, जो जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं। और मैंने आप लोगों को रोकड़ मूल्य की 2 विधियाँ जो होती हैं, रोकड़ मूल्य निकालने की 2 विधियाँ कौन कौन सी होती हैं उसकी भी मैंने आप लोगों को बात नहीं कर पाई है। तो मैं आप लोगों के लिए मुझे अगली क्लास ज़रूर लेनी होगी, पार्ट 2 इसका भी लेना होगा, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर था। ठीक है, लेकिन अगली क्लास में अगर हम लोग बात करते हैं तो अगली क्लास की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगली क्लास में मैं आप लोगों की जो क्लास लूँगा तो ये क्लास नंबर हम लोगों की 4 हुई है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें और SP एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर हम लोग अगली क्लास की बात करते हैं तो मैं आप लोगों को इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम अगली क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। तो ये आप लोगों की क्लास नंबर 5 रहने वाली है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक करें और शेयर करें और SP एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।